गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का यह टॉपिक है। ये जहांगीर, पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था अकबर के विषय में, बाबर, हुमायूं और अकबर के विषय में। तो मुगल वंश की शुरुआत बाबर से होती है, तो हम लोगों ने बाबर को पढ़ा, हुमायूं को पढ़ा। हुमायूं और अकबर के बीच 15 वर्ष के लिए दिल्ली पर जो है सूरवंश का आधिपत्य हो जाता है। तो उसके बाद से हम लोगों ने इस सूरवंश के इतिहास को पढ़ा। सूरवंश के बाद से अकबर से संबंधित हम लोगों ने 3 क्लासें ली, क्लास 1, भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके। ये हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएं, अकबर से संबंधित 3 क्लासें उसको पूरा करें। इसके बाद से आप जहांगीर को समझें। अगर मुगल साम्राज्य को समझना है तो पहले आप बाबर को पढ़ेंगे, उसके बाद हुमायूं को पढ़ेंगे, उसके बाद शेर शाह को सूरी को पढ़ेंगे, और उसके बाद अकबर से संबंधित 3 क्लासें हैं, तीनों क्लास देखें, पढ़ें। उसके बाद से जहांगीर को पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी जहांगीर को, और बिल्कुल ये चैप्टर मुगल साम्राज्य आपके लिए सरल लगने लगेगा। अब ये आज हम देखेंगे कि कैसे यहाँ से जहांगीर से किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से जहांगीर को पढ़ें कि इस एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न आप हल करने में सक्षम हो जाएं। देखिए, यहाँ देखते हैं जहांगीर। अब आप जानते हैं कि जहांगीर का जो टाइम पीरियड है यह कब से कब है? 1606 से लेकर 1627 तक। 1606 से लेकर 1627 तक। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, और बाबर का टाइम पीरियड हमने देखा था कि 1526 से लेकर 1530 तक राज्य किया था। 1530 से लेकर 1540 तक जो है हुमायूं का राज्य रहा। हुमायूं को शेरशाह परास्त करके हुमायूं से आगरा और दिल्ली की गद्दी को छीन लेता है, और 1540 से लेकर 1555 तक सूरवंश का आधिपत्य दिल्ली पर रहता है। पुनः से सरहिंद के युद्ध में 1556 ईस्वी में हुमायूं ने परास्त किया, ठीक है, सूरवंश के अंतिम शासक को, और दिल्ली पर और आगरे पर आधिपत्य कर लिया। मात्र 1 साल तक राज्य किया। उसी दौरान 1556 ईस्वी में पुरानी किला के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जीवित रहता है। इसकी मृत्यु के बाद 1606 ईस्वी में 5 में मृत्यु हो गई, तो कई सारे, तो 1606 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक मुगल वंश का शासक जहांगीर रहता है। क्लियर हुआ? अब जहांगीर का जन्म जो है देखेंगे कब हुआ था। तो जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर के जन्म से थोड़ी सी कहानी समझ लें कि अकबर की कोई संतानें नहीं हो रही थी। अकबर को कोई भी संतान, शादी हुए लंबे समय व्यतीत हो चुके थे और उसे कोई संतान नहीं प्राप्त हो रही थी। तो उसने बड़ी पूजा आराधनाएं की, और सूफी संत जो है सलीम चिश्तिया, सूफी संत का नाम क्या था? सलीम चिश्तिया की आशीर्वाद से अकबर को सलीम की प्राप्ति हुई थी। एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उसने चिश्तिया के नाम पर ही सलीम रख दिया। क्लियर है? अब देखें कि इसका जो नाम था ये नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, मूल नाम इसका सलीम, प्रसिद्ध हुआ यह नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से। क्लियर हुआ? माता इसकी जो थी मरियम उजमानी थी। नाम माता का नाम क्या है? मरियम उजमानी। अब ये जो है ये इसी को हरखाबाई और जोधाबाई नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ? ये सलीम की मां है मरियम उजमानी, जिन्हें हरखाबाई और जोधाबाई के नाम से जानते हैं। जोधा अकबर मूवी तो आप खूब देखे होंगे और यह नाम आपने बार बार सुना होगा। सलीम के भी विषय में जाना होगा। एक मूवी आई थी अनारकली, जिसमें सलीम से संबंधित ये मूवी थी। ये
अनारकली और सलीम के बीच प्रेम संबंध को दिखाया गया है, जो वो मूवी का नाम था मुगले आजम। तो मुगले आजम याद ही होगा, जिसमें ये सलीम है, इसी की प्रेम कहानी और अनारकली की प्रेम कहानी को बतलाया गया था। अब तो सलीम की मां कौन है? मरियम उजमानी, हरखाबाई या जोधाबाई यही हैं। इसके बाद अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में आगरा दुर्ग, कहां? आगरा दुर्ग में इसका राज्याभिषेक हुआ। 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक 1605 में होता है। क्लियर हुआ? तो यहां थोड़ा चेंज कर लेंगे, 1605 से लेकर 1627, 1605 से लेकर 1627। लेकिन पूर्ण रूप से अगर ये राज्य करने की शुरुआत तो 1606 से करता है, राज्याभिषेक 1605 में हुआ। अब देखिए यहां पे नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, याद होगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसका नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ। गाजी का अर्थ होता है धर्म योद्धा। जब हम खानवा का युद्ध पढ़ा रहे थे तो उसमें आप लोगों को बताया था कि बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध जब हारने लगता है तो वह गाजी की उपाधि अपने को धार्मिक योद्धा करता है, अपने सैनिकों में धार्मिक बल भरता है और अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए अंततः वह खानवा के युद्ध में जो है राणा संगा को परास्त करने में सफल रहता है। तो गाजी के विषय में उसमें चर्चा हमने किया था कि गाजी का अर्थ होता है धार्मिक योद्धा। तो नसरुद्दीन किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा? नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ गद्दी पर। ये नाम याद रखेंगे, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि जहांगीर का पूरा नाम क्या था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। जब गद्दी पर बैठा उसी समय उसका पुत्र एक था खुसरो खां, उसका पुत्र है। 1606 ईस्वी में ही वो गद्दी पर बैठा है और तुरंत उसका एक पुत्र जो खुसरो खां है यह विद्रोह कर देता है। खुसरो खां ने विद्रोह कर दिया और जब विद्रोह किया और भागकर कहां जाकर छिप गया तो सिख गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास जाकर यह छुप जाता है। जब यह अर्जुन देव के पास छुपा तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव और बादशाह जहांगीर के बीच जो है दूरियां बनने लगी और जो है शत्रुता पैदा हो गई। जहांगीर ने गुरु को समझाया लेकिन गुरु ने कहा कि शरणागत को मैं शरण दूंगा, उसे अपनी शरण से दूर नहीं करूंगा। इससे बादशाह नाराज होता है, जहांगीर नाराज होता है और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने फांसी दी थी? तो 5वें गुरु को। आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सिखों के 9वें गुरु को, ठीक है, औरंगजेब फांसी देगा। सिखों के 9वें गुरु को औरंगजेब फांसी देगा, वो अगली क्लासों में पढ़ेंगे। यहां पे जहांगीर ने किसको दिया है फांसी? अर्जुन देव को। ये सिख धर्म के 9वें गुरु हैं। क्यों दिया? कि इसके पुत्र खुसरो की सहायता किए हैं, इसीलिए इन्हें फांसी दिया है। 1611 ईस्वी, ये भी महत्वपूर्ण डेट है, नूर जहां से इसने विवाह कर लिया। हुआ कि नौरोज का त्योहार था, आगरा में मेला लगा हुआ था। आगरे के इस मेले को भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए नूर जहां भी आई हुई हैं और जहांगीर भी आए हुए हैं। नूर जहां का दीदार पहली बार जहांगीर कहां करता है? आगरे के मेले में करता है। कैसा मेला था यह? नौरोज त्योहार का मेला लगा हुआ था। इस मेले में देखने के बाद उसके प्रति जहांगीर की आसक्ति हो जाती है, नूर से मोहब्बत हो जाता है और यह प्रयास करके विवाह कर लेता है नूर जहां से। जब सुल्तान ही है, बादशाह ही है, और बादशाह को एक साधारण व्यक्ति से जब प्यार होता है तो उसके लिए तो विवाह करना आसान था। उस समय राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो उसने नूर जहां से विवाह कर लिया। अब देखिए, नूर जहां का जो मूल नाम था, ये समझेंगे,
मेहरुनिसा था। याद रखें, नूरजहां का जो मूल नाम था यह मेहरुनिसा था। नूरजहां की उपाधि, नूरजहां मीन्स संसार की रोशनी, नूरजहां मीन्स का अर्थ होता है संसार की रोशनी। यह नूरजहां की उपाधि जहांगीर ने दी है। मूल नाम है नूरजहां का मेहरुनिसा। अब इसके विषय में थोड़ा जानें कि ये शेर-ए-अफगान, शेर-ए-अफगान की पत्नी है। ये शेर-ए-अफगान कौन है समझें। मूल नाम शेर-ए-अफगान का अली कुली खां था। मूल नाम इसका क्या था? अली कुली खां था। मेवाड़ विजय करने की जिम्मेदारी अकबर ने जहांगीर को दे रखी है और जहांगीर के सेवा में अली कुली खां को लगा रखा है। अली कुली खां ने एक ही वार में शेर को मार दिया। यहां भी यही घटना है, इसीलिए जहांगीर ने इसे शेर-ए-अफगान की उपाधि दी है। तो मेहरुनिसा का पति कौन? अली कुली खां। जहांगीर ने इसे उपाधि दी है इसकी वीरता से प्रसन्न होकर शेर-ए-अफगान की। अब इसी की पत्नी से जो है यह विवाह कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये विधवा हो गई है। शेर-ए-अफगान विधवा, शेर-ए-अफगान की विधवा है मेहरुनिसा। कहा जाता है कि शेर-ए-अफगान की हत्या जो है जहांगीर ने करा दिया था क्योंकि उसे नूरजहां से मोहब्बत हो गई है। अपनी मोहब्बत के रास्ते से इस कांटे को दूर करने का कर दिया किसने? तो जहांगीर ने। अब देखें कि यह बिल्कुल समझ गए कि नूरजहां का मूल नाम क्या? तो इसका मूल नाम है मेहरुनिसा। मेहरुनिसा का विवाह किससे हुआ था? शेर-ए-अफगान। शेर-ए-अफगान का मूल नाम क्या था? अली कुली खां। बिल्कुल याद रखेंगे, मेहरुनिसा का विवाह अली कुली खां से हुआ था। अली कुली खां को शेर-ए-अफगान की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। और इसकी हत्या कराकर जहांगीर ने जो है शादी कर ली किससे? नूरजहां से। और जिसका नाम मेहरुनिसा था, मेहरुनिसा को उपाधि देता है नूर-ए-जहां, संसार की रोशनी। क्लियर हुआ यहां तक? अब इसके पिता भी इतिहास के दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है यह भी नाम। इसके पिता का नाम है मिर्जा ग्यास बेग। ठीक है, जहांगीर ने मिर्जा ग्यास बेग को जहांगीर ने एक उपाधि दी है इत्माद-उद-दौला। इतिहास में यही नाम, इसी नाम से यह प्रसिद्ध है, इत्माद-उद-दौला। याद रखें, इत्माद-उद-दौला क्यों प्रसिद्ध है, क्यों, किस लिए प्रसिद्ध है कि इत्माद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी नूरजहां ने करवाया है और यह मकबरा सफेद संगमरमर से बना हुआ है और एक विशेष तकनीक, एक विशेष कला, वास्तुकला का एक विशेष नमूना यह प्रस्तुत करता है। पित्रादुरा तकनीक, पित्रादुरा तकनीक का पहली बार भारत में प्रयोग इत्माद-उद-दौला के मकबरे में ही हुआ है। याद रखेंगे, यह मकबरा, यह इत्माद-उद-दौला कौन है? तो मिर्जा ग्यास बेग हैं। मिर्जा ग्यास बेग को जहांगीर ने इत्माद-उद-दौला की उपाधि दी। क्लियर हुआ? अब देखें, इसकी माता भी विशेष है। इसकी माता का नाम है अस्मत बेगम। याद रखेंगे, इसकी माता का नाम है अस्मत बेगम। विशेषता क्या है कि भारत में गुलाब के फूल से इत्र बनाने की कला अस्मत बेगम ने ही शुरू किया है, जो किसकी माता है? नूरजहां की। अब नूरजहां के विषय में आपने समझा कि नूरजहां जो हैं ये, इनका मूल नाम मेहरुनिसा है। इनका विवाह अली कुली खां से हुआ था। अली कुली खां को अकबर ने सलीम के सहयोग में, सलीम की सेवा में लगा दिया था। मेवाड़ विजय के लिए जब सलीम जा रहे थे उस समय अली कुली खां उन्हीं के साथ था। इसने एक ही वार में शेर की हत्या कर दी, इसीलिए शेर-ए-अफगान की उपाधि जहांगीर ने अली कुली खां को दे दी। क्लियर हुआ? अली कुली खां, अब एक दिन था नौरोज का दिन, आगरे में नौरोज का मेला लगा हुआ था। इसको देखने के लिए स्वयं बादशाह उस मेले को देख रहा था, भ्रमण कर रहा था। उसी समय इसकी नजर मेहरुनिसा पर पड़ी। इससे मेहरुनिसा के प्रति उसके दिल में प्यार उमड़ने लगा और उसने इजहार कर दिया। और कहा जाता है कि मेहरुनिसा के पति अली कुली खां की हत्या करा दी।
मेहरुनिसा विधवा हो गई। विधवा होने के बाद इस मेहरुनिसा से विवाह 1611 ईस्वी में जहांगीर ने कर ली और मेहरुनिसा को एक उपाधि दिया, नूरे जहां की उपाधि। अब मेहरुनिसा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। मेहरुनिसा के पिता का नाम अस्मत बेग था। अस्मत पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग था। पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग था और मिर्जा ग्यास बेग को इत्माद-उद-दौला की उपाधि जो है जहांगीर ने दी है। समझ गए? और इत्माद-उद-दौला का मकबरा, पित्रा-दुरा तकनीक का पहली बार प्रयोग इत्माद-उद-दौला के मकबरे में हुआ है। इस नाम को भी आपको नहीं भूलना है। इसके बाद देखेंगे ये पूरा इत्माद-उद-दौला से संबंधित पूरा डिटेल्स में हम बात करेंगे जब दिल्ली प्रशासन पढ़ेंगे। और दिल्ली प्रशासन में हम वास्तुकला पढ़ रहे होंगे, मुगल काल की वास्तुकला। तो वास्तुकला में इत्माद-उद-दौला का विशेष जिक्र करेंगे और इस मकबरे का विशेष जिक्र करेंगे, क्या महत्वपूर्ण है। इस मकबरे से एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो यूजीसी का हो, पीजीटी, टीजीटी का हो या किसी भी पीसीएस या आयोग यूपीएससी का हो, बहुत सारे प्रश्न इत्माद-उद-दौला के मकबरे से पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे। अब आगे देखें, अस्मत बेगम इसकी माता हैं नूरजहां की, और ये भी अपनी विशेषता के लिए जानी जाती हैं कि गुलाब के पखुड़ियों से यह इत्र बनाती हैं। क्लियर हुआ? अब देखें, अब यहां समझेंगे कि जहांगीर अपने न्याय व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। जहांगीर का एक पुत्र है जिसका नाम है खुर्रम। यही इतिहास में आगे शाहजहां के नाम से जाना जाएगा। खुर्रम ने अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे उन्हें संधि परास्त कर दिया और मजबूर कर दिया संधि करने के लिए। जहांगीर का यह पुत्र जो लंबे समय से जो विवाद अकबर के काल में चला आ रहा था, जिस समस्या को अकबर ने निपटा नहीं पाया, उस समस्या को जहांगीर के काल में जहांगीर का पुत्र खुर्रम निपटा देता है और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को संधि करने के लिए मुगलों से बाध्य कर देता है। तो क्लियर हुआ? आगे चलेंगे। न्याय की जंजीर, यह जो है जहांगीर इतिहास में अपनी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। यह न्याय की जंजीर क्या थी? तो आगरे के किले से यमुना नदी के तट तक सोने का एक लंबा सीकड़ लगा रखा था। इसमें कई सारी घंटियां बंदी, लगभग 60 घंटियां लगी हुई थी। कहा जाता है कि किसी को भी यदि न्याय की जरूरत होती तो वह व्यक्ति इस जंजीर को हिलाता, जिससे कि आवाज, न्याय की आवाज सुल्तान तक जाती और सुल्तान बादशाह तक जाती। बादशाह तुरंत उसके समस्या का हल करने के लिए कोर्ट में हाजिर हो जाता। तो ये न्याय की जंजीर किसने लगवाई? तो किसने लगवाई है? जहांगीर ने लगवाई है। यह सोने की जंजीर थी। कहां से कहां तक थी यह जंजीर? तो आगरे के किले से लेकर यमुना नदी के तट तक लगी हुई थी। एक किस्सा कहा जाता है, एक कहानी होती है कि जहांगीर के काल में कोई भी न्याय से वंचित नहीं रहता। यदि किसी भी व्यक्ति को न्याय की जरूरत या किसी भी जीव को न्याय की जरूरत पड़ती और वह इस जंजीर को एक बार झकझोरता, हिला देता, तो उसे न्याय मिल जाता। कहा जाता है कि एक दिन की बात है कि एक बैल जाकर रात में लगभग 12-1 बजे के करीब में इस जंजीर को हिला देता है। हिलाने के बाद सुल्तान तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता कि वह कौन व्यक्ति है जिसे इस समय न्याय की जरूरत है, उसे हमारे सामने पेश किया जाए। ये सैनिक जाते हैं, वहां बैल को खड़े हुए देख उस बैल को पकड़ कर लाते हैं और बादशाह के सामने उसे रखते हैं। बादशाह कहता है कि इसके मालिक को पहले बुलाकर लाया जाए। मालिक पकड़कर लाया जाता है, कोर्ट में हाजिर होता है। सुल्तान बादशाह पूछता है कि इस बैल के साथ तुमने क्या अन्याय किया है? किसान कहता है कि बादशाह, हमें अब माफ किया जाए। हमने यह एक दिन अपने खेत को जोतने के लिए ले गया था, यह जोतने से मना कर दिया था, जिससे इसे मैं 3 दिनों से खाना नहीं दे रहा हूं। आज बात समझें कि बैल जैसा पशु व्यक्ति जब सुल्तान से, बादशाह से न्याय मांगने जाता है, उसकी भी
फरियाद को बादशाह सुनता है और उसे भी न्याय दिलाता है। क्लियर हुआ? ये बात समझ में अब आ गई कि ये जंजीर क्यों बनवाया है, किसने जंजीर लगवाया था, न्याय की जंजीर, तो जहांगीर। अब देखिए इतिहास में यह न्याय के लिए प्रसिद्ध है। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष या स्वर्णिम काल कहा जाता है। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल? इस काल को क्यों कहते हैं? क्योंकि सुल्तान भी स्वयं एक चित्रकार है। यह जब हम साहित्यिक और चित्रकला पढ़ेंगे तो और विशेष पढ़ेंगे। थोड़ी सी एक कहानी समझ लें कि तुझे इसकी एक आत्मकथा है। उस पुस्तक में जहांगीर कहता है कि मुझे चित्रों का इतना अनुभव और मैं चित्रकारी का इतना पारखी हूं कि यदि किसी अलग अलग चित्रकारों द्वारा एक चित्र को बनाया जाए तो ये मैं बताने की स्थिति में हूं कि इस चित्र की आंखें कौन सा व्यक्ति बनाया है, इसकी भौहें कौन सा व्यक्ति बनाया है, इसके मुख और नाक को कौन सा व्यक्ति बनाया है। यानी कि यह बात यह बतलाती है कि चित्रकला का विशेषज्ञ है स्वयं बादशाह। तो इस बादशाह के काल को चित्रकला का बेस्ट काल माना जाता है। चित्रकला के विकास में इसने बहुत सारे कार्य किए थे। जो इस चित्रकला के विषय में हम जब कला एवं साहित्य पढ़ेंगे वहां विस्तार से पढ़ेंगे। सैन्य व्यवस्था 2 अस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था की लाता है कौन? जहांगीर। ज्यादातर एग्जामों में आपसे प्रश्न पूछते हैं कि 2 अस्पा और सिंह अस्पा, सैन्य व्यवस्था में 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो यह व्यवस्था 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था कौन लाया है? सिंह अस्पा और 2 अस्पा। यह व्यवस्था किसमें तो होती थी? सैनिकों में। यह व्यवस्था किसने लागू किया है? तो जहांगीर ने। क्लियर हुआ? अब देखिए 1612 ईस्वी में इसने रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुरू किया और अपनी कलाई पर इसने रक्षा बंधवाया है। 1616 में यह शिवरात्रि बनाया। महाशिवरात्रि मनाने की शुरुआत जहांगीर ने की। रक्षा अपने हाथ पर कलाई पर बंधवाया है। इस त्योहार में भाग भी लेता है 1612 में। 1608 ये डेट महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस यह जहांगीर के दरबार में आया। यह ब्रिटिश जो है दूत है। यह जेम्स प्रथम का पत्र लेकर, अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा है। अब देखिए कि हॉकिंस तुर्की फारसी भाषा का विशेषज्ञ है, जिससे कि इससे काफी प्रभावित हो रहा है जहांगीर। जहांगीर ने 400 का मनसबदार बना दिया। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। हॉकिंस 3 वर्षों तक रहा, लेकिन हॉकिंस को विशेष सफलता जहांगीर से नहीं मिल सकी। विशेष सुविधाएं लेने के लिए कुछ आया था, लेकिन यह इसमें सफल नहीं हुआ, क्योंकि पुर्तगालियों ने हॉकिंस के प्रति और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति जो है नकारात्मक व्यू सुल्तान के दिमाग में डाल दी थी, जिससे सुल्तान इसे कोई सुविधा नहीं दिया। लेकिन सुल्तान इससे प्रभावित था, इसे 400 का मनसब दिया है और 3 वर्ष का ये दरबार में रहने खाने का सुविधा दे रखा है। अब देखें 1615 सर टॉमस रो, इसके पहले कई एक अंग्रेज आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए और टॉमस रो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का अधिकार प्राप्त करने में सफलता कर ली। टॉमस रो ने जहांगीर को मना लिया कि साहब मुझे अधिकार दीजिए कि हम आपके राज्य और आपके शहर सूरत में अपनी कोठी खोल सकें और सूरत में अपना व्यापार कर सकें। टॉमस रो सूरत में व्यापार करने की इजाजत लेने में सफल रहता है और इसे जहांगीर सूरत में व्यापार करने की इजाजत देता है। अब देखें कुछ चित्रकारों का नाम याद रखेंगे, आगे तो हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम चित्रकला, मुगल काल की वास्तुकला और चित्रकला पढ़ेंगे। यहां थोड़ा 2 नाम याद रखेंगे, उस्ताद मंसूर याद होगा और दूसरा है अबुल हसन। ये दोनों
मुगल काल के सभी चित्रकारों में विशेषज्ञ हैं। आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था, बसावन, दसवंत, इन लोगों का नाम सुना था। कहां पे? अकबर के काल में। लेकिन उस्ताद मंसूर और अबुल हसन पूरे मुगल काल के चित्रकारों में नंबर 1 चित्रकार हैं। और ये किसके दरबार में हैं? जहांगीर के दरबार में हैं। पित्रा, मैंने बताया पित्रादुरा पित्रादुरा का प्रथम प्रयोग कला में निर्मित इत्मादुद्दौला के मकबरे में हुआ है। पित्रादुरा कला का प्रथम उपयोग कहां हुआ? इत्मादुद्दौला का मकबरे में हुआ है। यह पित्रादुरा तकनीक किस तरह की होती है, क्या होता है, इसके विषय में विस्तृत जानकारी हम जब मुगल वास्तुकला पढ़ेंगे, मुगल प्रशासन जब पढ़ेंगे, उसके बाद से इसी में सैन्य व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, मुगल काल में कर कैसे लिया जाता था, किन किन वस्तुओं पर कल बादशाह लेता था, इस सब की जानकारी हम प्रशासन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी में देखेंगे सैन्य व्यवस्था कैसी थी। ये दुअस्पा और यहां हम लोगों ने पढ़ रखा था कि द्विअस्पा, दो अस्पा और सिंह अस्पा क्या है, किस तरह की व्यवस्था होती थी। मनसबदारी व्यवस्था क्या है अकबर की। फिर इसमें पढ़ेंगे दहसाला व्यवस्था क्या है। ये सारी चीजें हम जो है भूराजस्व, मुगल काल की भूराजस्व व्यवस्था में पढ़ेंगे। आगे ये देखें कि 1622 ईस्वी में कंधार का प्रदेश मुगलों के हाथ से निकल जाता है। कंधार का सामरिक महत्व विशेष है। बार बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछे जाते हैं क्योंकि इसका सामरिक महत्व है कि 1622 ईस्वी में, किस वर्ष में कंधार मुगल साम्राज्य के हाथों से निकल गया। कौन सा शासक था जिस समय कंधार मुगल साम्राज्य से निकलकर बाहर हो गया? तो 1622 का वर्ष है। मुगल बादशाह जो हैं जहांगीर हैं, इसी के काल कंधार भारत मुगलों के हाथ से निकल जाता है। अब देखें एक अहमदनगर, ये दक्षिण का एक किला है, अहमदनगर का किला। अब अहमदनगर की विशेषता क्या है? अहमदनगर का वजीर है मलिक अंबर। आगे हम शिवाजी के विषय में पढ़ेंगे। और शिवाजी ने युद्ध में एक तकनीक का प्रयोग किया था जिसे हम छापामार युद्ध कहते हैं। तो भारत में छापामार युद्ध का जनक जो है मलिक अंबर को कहते हैं। दक्षिण भारत का यह विजेता मलिक अंबर से ही शायद प्रभावित होकर शिवाजी ने इस छापामार युद्ध की तकनीक को हासिल किया था। मलिक अंबर जो अहमदनगर का वजीर था, इसको परास्त कर दिया खुर्रम ने और अहमदनगर पर आधिपत्य कर लिया। इससे खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। बार बार सब प्रश्न होता है कि खुर्रम ने शाहजहां को की उपाधि कब और क्यों दी? तो क्यों दी है? तो अहमदनगर का विजय कर लिया। अहमदनगर के वजीर जो काफी ताकतवर माना जाता था, काफी कुशल सेनानायक था मलिक अंबर, इसको परास्त करके खुर्रम ने अहमदनगर पर आधिपत्य कर लिया। जहांगीर इससे प्रसन्न होकर इसे शाहजहां की उपाधि देता है। अब देखें मुहावत खां, ये भी काफी महत्वपूर्ण डेट है। मुहावत खां ने 1626 ईस्वी में झेलम नदी के तट पर जहांगीर, नूरजहां और आसफ खां, जहांगीर, नूरजहां और आसफ खां को बंदी बना लिया। किसने? मुहावत खां। कब? 1626 ईस्वी में झेलम नदी के तट पर जहांगीर, नूरजहां, आसफ खां को बंदी बना लिया। अक्टूबर के महीने में कैसे ये बंदी में बनाने के बाद कई सारे शर्त मानने पड़े। उसके बाद मुहावत खां की शर्तों के मानने के बाद मुहावत खां ने जहांगीर, नूरजहां और आसफ खां को रिहा कर दिया। इसके बाद देखें कि अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर महीने में 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु भीमवार में हो गई। कहां हो गई? 1627 में भीमवार में जहांगीर की मृत्यु हो गई। वहीं शहादरा, ये लाहौर में है, में इसको दफना दिया गया। प्रश्न पूछता है कि इसकी कब्र कहां है? तो इसकी कब्र जो है कहां? शहादरा में है। शहादरा कहां है? लाहौर में है। तो आज हम लोगों ने जहांगीर के विषय में जो कुछ महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ा, इससे कई सारी चीजें हैं जो हम, जैसे सिक्का व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, चित्रकला व्यवस्था,
साहित्य के क्षेत्र में इसके क्या योगदान रहे हैं, इन सारी चीजों को इसने एक पुस्तक रची है, अपनी आत्मकथा रची है, ये सभी साहित्यों के अंतर्गत जानेंगे। ये अगली क्लास जब हम पूरा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को खत्म कर लेंगे, इसके बाद से उत्तर मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, जो है कर व्यवस्था, जो है वास्तुकला, इन सब के विषय में विस्तृत जो है अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगली क्लास में हम जहांगीर के विषय में आज पढ़ लिया, अगली क्लास शाहजहां के विषय में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।